आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जिस वक्त कोलकाता जूनियर डॉक्टर का केस हर जगह सुर्खियों में था, वो अगस्त का महीना था। और उसी अगस्त के महीने में कोलकाता से दूर महाराष्ट्र के बदलापुर में एक और इंसिडेंट हुआ था। बदलापुर के एक आदर्श स्कूल में दो नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण का इल्जाम लगा था 27 साल के एक उसी स्कूल के सफाई कर्मचारी के ऊपर, जिसका नाम अक्षय शिंदे। 12 अगस्त को यह वारदात हुई, 14 अगस्त को इसका खुलासा हुआ और 17 अगस्त को अक्षय शिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो भी तब जब लोगों ने हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। और जैसे कोलकाता जूनियर डॉक्टर को लेकर हो रहा था, वैसे ही बदलापुर में शुरू हो गया, मुंबई में शुरू हो गया। तो काफी सरकार और पुलिस पर इसको लेकर दबाव था। अब अक्षय शिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया, पुलिस हिरासत मिली। पुलिस हिरासत में उससे पूछताछ की गई करीब 10 दिनों तक। फिर अराउंड 26 और 27 अगस्त को पुलिस कस्टडी खत्म होती है और अक्षय शिंदे को जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में तलोजा जेल भेज दिया जाता है। अब वो तलोजा जेल में बंद है। इधर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी, पुलिस की जांच के बावजूद लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। लगातार वहां रैलियां, कैंडल मार्च, विरोध प्रदर्शन, जो अपोजिशन पार्टी है उसने भी इसको इशू बना दिया। तो ये मामला कहीं से ठहर नहीं रहा था। जैसे कोलकाता वाला महीने भर तक चला, तो वहां भी बदलापुर के इस इंसिडेंट को लेकर तमाम गुस्सा था और लगातार ये हर रोज मुद्दा उठ रहा था। बल्कि अभी कल परसों भी एक रैली निकलनी थी बदलापुर में इसी इंसिडेंट को लेकर बच्चों के साथ। अब ये सारी कहानी आपको पता है। अब अक्षय शिंदे जेल के अंदर है, बाहर लोगों का गुस्सा है, लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो मुजरिम है वो पकड़ा गया है, बल्कि मुजरिम नहीं मुलजिम कहेंगे, क्योंकि जब तक इल्जाम साबित कोर्ट में नहीं हो जाता। अभी वो जेल में है, अभी पुलिस की चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, अभी ये मामला अदालत में जाएगा, उसके बाद बहस होगी, जिरह, दलील, सबूत, गवाह सब पेश किए जाएंगे और फिर फैसला आएगा। लेकिन इधर बाहर लोग गुस्से में हैं, सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं, महाराष्ट्र पुलिस पर उंगलियां उठ रही हैं, लेट से एफआईआर क्यों किया, पूरी जांच पहले क्यों नहीं की। स्कूल प्रशासन पर भी, स्कूल प्रशासन को भी बदल दिया गया। अब लगा था कि धीरे धीरे ये मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। और इसी बीच में 23 सितंबर यानी 2 दिन पहले, यानी कि मंडे, एक ऐसी चीज हुई जिसको लेकर आज महाराष्ट्र बल्कि मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबी बहस चली। और बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने जो कहा वो शायद हमारे देश में चल रहे नए ट्रेंड के बारे में काफी कुछ कह गया। क्या कहा, क्यों ये बॉम्बे हाई कोर्ट की अचानक मैं बात कर रहा हूं, तो इसकी जड़ में है एक एनकाउंटर। वही अक्षय शिंदे जिसको उस आदर्श स्कूल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, 10 दिन तक पुलिस हिरासत में रहा, फिर अब जुडिशियल कस्टडी में तलोजा जेल में बंद है। उसी का कैसे एनकाउंटर होता है। अपने करियर में ऐसे एनकाउंटर की कहानी मैंने शायद नहीं सुनी, तमाम तरह की तो सुनी है, इस तरह वाली नहीं सुनी जैसे ये एनकाउंटर परसों हुआ है। पहले एनकाउंटर की कहानी पूरी डिटेल में, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करेंगे। जब अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया गया, जेल भेज दिया गया, उसके बाद अचानक अक्षय शिंदे की 2, 3 या 4 शायद बीवियां, एक बीवी एक रोज पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो अपनी वाइफ के खिलाफ, वो अपने हस्बैंड के खिलाफ एक कंप्लेंट लिखाती है पुलिस स्टेशन। और वो कंप्लेंट थी अपने ही हस्बैंड अक्षय शिंदे के खिलाफ अननेचुरल सेक्स या फिर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की। अब वो कंप्लेंट रख ली गई, इधर पुलिस कस्टडी खत्म, वो जुडिशियल कस्टडी में है। अचानक 23 सितंबर को यानी 2 दिन पहले क्राइम ब्रांच की टीम अक्षय शिंदे की वाइफ की उस कंप्लेंट पर जागती है। दोपहर के करीब 2:30 बजे थे। 2:30 बजने से पहले क्राइम ब्रांच की टीम अक्षय शिंदे की वाइफ की कंप्लेंट को लेकर कोर्ट पहुंचती और कहती है कि ये एक और शिकायत है उसके खिलाफ, तो हमें उससे पूछताछ करनी, उसको इंट्रोगेट करना है, इसलिए उसे जेल से निकालकर पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। अमूमन ऐसा होता है कि कोई भी अगर जेल में चला गया और केस में कोई नया मोड़ आया, नई इंफॉर्मेशन मिली है, नए सबूत गवाह है, तो फिर उसे जेल से निकालकर पूछताछ की जा सकती है पुलिस हिरासत में। लेकिन
वो अदालत की इजाज़त चाहिए। कई बार जेल के अंदर ही आपको पूछताछ कर सकते हैं, कई बार होता कि नहीं, उसे स्पॉट पे भी ले जाना, कहीं और ले जाना, तो आप बाहर भी ला सकते हैं। तो यही दलील दी क्राइम ब्रांच की टीम ने मुंबई की, और कहा कि हमें अक्षय शिंदे की वाइफ की कंप्लेंट पर उससे पूछताछ करनी है, तो इसलिए उसको तलोजा जेल से बाहर निकालना है। अदालत ने इजाज़त दे दी। अब अदालत ने इजाज़त दे दी, इसके बाद 23 सितंबर यानी कि 23 सितंबर सोमवार के दिन दोपहर 2:30 बजे थाने में क्राइम ब्रांच का एक दफ्तर है। उस क्राइम ब्रांच के दफ्तर से एक जेल वैन या पुलिस वैन कहें, महाराष्ट्र में उसको पुलिस का डब्बा भी कहते हैं, बड़ी वाली जो गाड़ी होती है, तो एक जेल वैन तैयार। उस जेल वैन का ड्राइवर जो है वो एक एक्स सर्विसमैन है, और उस वैन में अब 4 पुलिस वाले बैठते हैं। उनमें से एक सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर जिनका नाम है संजय शिंदे, और ये इन चारों लोगों को लीड करते हैं, क्योंकि ये सब इंस्पेक्टर थे। इनके साथ जो 3 और पुलिस वाले थे वो इनके जूनियर थे। उनमें से एक था एपीआई नीलेश मोरे, एक हवलदार अभिजीत मोरे, और एक और हवलदार हरीश तावड़े। तो हरीश तावड़े, अभिजीत, नीलेश और खुद सब इंस्पेक्टर संजय शिंदे उस जेल वैन में या फिर पुलिस वैन में बैठते हैं और क्राइम ब्रांच के दफ्तर से, थाने से तलोजा जेल के लिए निकलते हैं। तलोजा जेल पहुंचने में करीब इनको 1.5-2 घंटे का वक्त लगता है शायद। ये वहां पहुंचते हैं और ठीक शाम के 5:30 बजे अक्षय शिंदे को जेल से निकालकर उसी वैन में बिठा देते हैं। अब उस वैन में बैठते हैं। जेल का वैन आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे, तो जेल के वैन में ये होता है कि आगे ड्राइवर है, कई फिल्मों में भी देखा होगा, और उसके बाद पीछे जालियां होती हैं और पीछे बंद, फिर बिल्कुल पीछे से दरवाजा खुलता है, उसमें लॉक वॉक लगा देते हैं। तो जो ड्राइवर है वो जेल वैन के अंदर पीछे की तरफ नहीं जा सकता आगे से, क्योंकि रास्ता नहीं है, वो पीछे ही जाना पड़ेगा। तो ड्राइवर बैठते हैं और ड्राइवर के बराबर में बैठते हैं संजय शिंदे। अब संजय शिंदे जो सब इंस्पेक्टर हैं, इनकी छोटा सा इनका तारुफ परिचय करा दूं कि ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं। उसकी वजह यह है कि मुंबई के जो बड़े बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुए, जो बड़े नाम हैं, दया नायक हो, प्रदीप शर्मा हो, हेमंत करकरे हो, तो उनमें से प्रदीप शर्मा जिनके नाम 100 से ज़्यादा एनकाउंटर है, उन प्रदीप शर्मा के अंडर में संजय शिंदे ने काम किया हुआ है। अब 100 एनकाउंटर किया संजय शिंदे साथ में, तो सोचिए कितने एनकाउंटर में हिस्सा लिया होगा। तो वही संजय शिंदे जो एनकाउंटर एक तरह से कपाट रह चुके हैं टीम का, अक्षय शिंदे को लेने के लिए तलोजा जेल जाते हैं अपने 3 पुलिस वालों के साथ। अब उसके बाद वो गाड़ी में बैठे, संजय शिंदे ड्राइवर के बराबर में बैठते हैं और बाकी 3 पुलिस वाले वैन के अंदर अक्षय शिंदे को लेकर बैठ जाते हैं। पीछे से वैन का दरवाजा बंद है। अब गाड़ी चलती है। अब इनको लेकर जाना है थाने क्राइम ब्रांच के ही दफ्तर पूछताछ करने के लिए। अब वहां से ये गाड़ी चलती है। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे। अब इस पुलिस वैन या जेल वैन को तलोजा जेल से निकले हुए और चलते हुए लगभग 55 मिनट हो चुके थे। 5:30 ये गाड़ी तलोजा जेल से निकली और अब 6:25 का वक्त हो गया था शाम का, और ये गाड़ी उस वक्त मुंब्रा हाईवे से गुजर रही थी। मुंब्रा हाईवे में भी उस जगह से जहां पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए गए हैं। ये वो इलाका है जो आमतौर पर बड़ा सुनसान रहता है, कोई बस्ती नहीं है, कोई दुकानें नहीं है। अब जब बस्ती नहीं है, दुकान नहीं है, इवन सड़क पे लाइट नहीं है, क्योंकि पहाड़ी रास्तों को चीरते हुए बनाया गया, तो गाड़ियों की लाइट ही वहां पे लाइट होती है। सीसीटीवी कैमरा तो बहुत दूर की बात है, और पैदल चलने वाला तो अब भूल जाइए कि कोई विटनेस मिलेगा। यहाँ लूटपाट की बहुत सारी घटनाएं हो चुकी थी। तो अब 55 मिनट के बाद जेल से निकलते हुए हो चुका है, और ये गाड़ी पुलिस वैन अब उसी मुंब्रा बाईपास पर पहुंचती है। 6:25 का वक्त हुआ था। अचानक जेल वैन के अंदर से तेज तेज लड़ने की आवाज आती है। ये मैं एफआईआर की कहानी आपको बता रहा हूं, जो संजय शिंदे ने खुद एफआईआर में लिखवाया, यानी उनके बयान है, मेरी कहानी नहीं है। तो पहले उनकी, फिर इस कहानी के उनके झोल बताऊंगा। तो संजय शिंदे के हिसाब से 6:25 हुआ था। वो ड्राइवर के बराबर में आगे बैठे थे, पीछे वैन के अंदर 3 पुलिस वाले और अक्षय शिंदे। तभी 6:25 पर अचानक पीछे से शोर की आवाज आती है। उन्हें लगता है कुछ बात कर रहे हैं या चीख रहे हैं, लेकिन इसी दौरान फिर अचानक संजय शिंदे के मोबाइल पर घंटी बजती है। वो देखते हैं मोरे फोन कर रहा है। अब मोरे वही जो एपीआई है, वो उसी वैन में बैठे हुए पीछे, लेकिन फोन इसलिए कर रहे हैं कि वो उस वैन में बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो ड्राइवर की सीट में आगे जाली है और सब कुछ लगा हुआ, आप पीछे जा नहीं सकते, वहां से खोल के रास्ता नहीं, वो पीछे से ही गेट खुलता है। जो जब मैंने शुरू में कहा कि जेल के जो वैन होते हैं उसी तरीके से होते हैं। तो मोरे फोन करता है संजय शिंदे को। संजय शिंदे को वो कहता है कि
ये अक्षय शिंदे जो है ये बहुत गुस्सा हो रहा, लड़ा, पूछ रहा हमें क्यों जेल से हमें क्यों निकाला, हमें कहाँ लेकर जा रहे हो, अब तो मैं जेल में था, सारी चीजें खत्म हो गई, और वो लड़ रहा है, हाथापाई करना चाह रहा है। तो आप देख लो। तो संजय शिंदे के हिसाब से जैसे ही मौर्य का फोन आया, उन्होंने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको, साइड में गाड़ी रुकवाते हैं, और वो खुद पीछे जाते हैं और पीछे का दरवाजा खोलकर अब उन 3 पुलिस वाले और अक्षय शिंदे के साथ बैठ जाते हैं उसी पुलिस वैन में। अब ड्राइवर आगे अकेला है, 4 पुलिस वाले हैं अंदर और एक अक्षय शिंदे है, वो आरोपी। अब गाड़ी चल रही है, उन्होंने कहा कि जैसे ही वो बैठे वो और भड़क गया। उसने कहा हमें बताओ कहाँ ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें क्यों ले जा रहे हो। और उसके बराबर में मौर्य बैठे थे, एपीआई। जो संजय शिंदे, उनका बयान है कि अचानक बात करते करते गुस्से में उसने, जो मौर्य हैं एपीआई, उनके कमर पर हाथ मारी। कमर पे पैंट के नीचे उन्होंने अपनी सरकारी पिस्टल लगा रखी थी। अब वो पिस्टल छीनने की कोशिश करने लगा। मौर्य साहब बचा रहे हैं कि पिस्टल ना छीने, वो छीनने की कोशिश कर रहा है। और इसी दौरान इस छीना छपटी में अचानक मौर्य का वो पिस्टल जो है वो लोड हो जाता है, और लोड होने के बाद इसी छीना छपटी में वो पिस्टल से गोली चल जाती है, और वो गोली जो एपीआई मौर्य हैं उनके बाएं पैर में जांघ के पास लगती है। इसके बाद वो नीचे गिर पड़ते हैं। अब पिस्टल अक्षय शिंदे के हाथ में है। फिर वो 2 गोली चलाता है इन 3 पुलिस वालों की तरफ। नसीब इतना अच्छा कि ये दोनों गोली कहीं और निकल जाती है, तीनों बच जाते हैं। अब ये देखकर कि उसके हाथ में पिस्टल है, वो गोली चला रहा है अपने साथियों की सुरक्षा के लिए, संजय शिंदे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की टीम में रह चुके अचानक अपनी पिस्टल निकालते हैं और सीधे करीब से गोली चला देते हैं। उसके बाद जब गोली चलाते हैं, अक्षय शिंदे गिर जाता है। जेल वैन चल रही है। इसके बाद ये छत्रपति शिवाजी अस्पताल वहां से कुछ ही दूरी पर है। जेल वैन वहां जाकर रुकती है। घायल मौर्य को अस्पताल ले जाया जाता है, उसके बाद शिंदे को ले जाया जाता है। बाद में पता चला था शिंदे की मौत हो गई, और मौर्य को भी जो गोली है वो पैर के पास, जांघ के पास लगी, लेकिन वो भी ठीक। जो बाकी 2 पुलिस वाले थे उनको भी एडमिट करा दिया गया। तो पूछा गया कि इन दोनों को क्यों कराया गया, तो पता चला कि इस गोलीबारी के चक्कर में उन दोनों का बीपी बढ़ गया और दोनों को एंजाइटी हो गया था। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। तो इस तरीके से अक्षय शिंदे का इनकाउंटर हो गया। अभी जो भी अभी तक मैंने आपको कहानी सुनाई, ये सुनी सुनाई नहीं है, ये बाकायदा उस एफआईआर की कहानी है जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। मराठी में है ये एफआईआर। हमारी टीम में प्रवेश पांडे है मुंबई से, उसने इसका पूरा ट्रांसलेट किया है। तो ये संजय शिंदे सब इंस्पेक्टर, उनकी जुबानी लिखाई गई एफआईआर का पूरी कहानी, एफआईआर की मजमून ये है कि इस तरीके से अक्षय शिंदे की मौत हो गई। अब आइए इस एफआईआर के बाहर की कहानी। आमतौर पर जब किसी जेल से किसी कैदी को निकालकर हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ की जाती है, तो जैसा मैंने कहा अदालत से इजाजत लेते हैं, उसके बाद आप जेल जाते हैं। 2 सूरत है, आप जेल में ही पूछताछ करें, नहीं तो बाहर निकाल कर। जब बाहर निकालते हैं तो फिर प्रोसीजर ये है कि पहले आप उसका मेडिकल टेस्ट कराएंगे। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद आप फिर कोर्ट को रिपोर्ट देंगे कि भैया ये बाहर है 24 घंटे के अंदर अंदर, और हमें इससे पूछताछ करनी है। ये सारे काम आमतौर पर 6 बजे से पहले हो जाते हैं। यहां पुलिस पहुंचती है 5:30 बजे लेने के लिए। अब 5:30 के बाद कौन सी अदालत बैठती है, वो कई बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट रात को बैठ गई, वो अलग बात है। उन्हें ऐसे मामलों में तो कभी बैठेगी नहीं। एक तो अदालत नहीं बैठेगी, दूसरी मेडिकल, उसके बाद तो आपको जल्दी थी क्या कि इतने शाम को आप लेने पहुंचे। आप आराम से सुबह जाते हो, उसके बाद लेकर निकल लेते। लेकिन ये शाम को पहुंचते हैं 5:30 बजे। पहली चीज, क्यों? मुंबई पुलिस के पास या महाराष्ट्र पुलिस के पास इसका जवाब नहीं है। अब दूसरे बड़े सारे इत्तेफाक होते हैं। इत्तेफाक ये कि जब ये सब कुछ झगड़ा हुआ, अक्षय शिंदे ने जब गुस्सा किया, अक्षय शिंदे ने जब मौर्य की कमर से पिस्टल निकाली, उसके बाद पलटकर उसे गोली मारी गई, तो ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब ये पुलिस वैन उस मुमरा बाईपास के उस एरिया से गुजर रही थी जहां सबसे ज्यादा सन्नाटा था, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, जहां कोई चश्मदीद नहीं, कोई गवाह नहीं, विटनेस नहीं, आगे पीछे गाड़ी नहीं। एक इत्तेफाक था। दूसरा, अमूमन पुलिस वाले ठीक ठाक होते हैं, हट्टे कट्टे भी होते हैं। इस वैन के अंदर 4 पुलिस वाले थे और एक अक्षय शिंदे। और अक्षय के बारे में जो हाईकोर्ट की कमेंट्स है वो ये है कि वो कमजोर है, शारीरिक रूप से, शायद बनावट में, फिजिक में। अब 4 पुलिस वाले हैं, वो एक अकेला है। 4 पुलिस वाले मिलकर एक अक्षय पर काबू नहीं पा पाए।
उस वैन के अंदर। चलिए कोई बात नहीं। जब पुलिस कहीं पे बाहर निकलती है, जब तक कि वो सिचुएशन ना हो, तो अमूमन जब आप किसी को लेकर जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आमतौर पे सेफ्टी के लिए सरकारी पिस्टल सारे लॉक्ड होते हैं, अनलॉक नहीं होते, क्योंकि उससे खतरा होता है कभी भी फायर हो जाए। अब यहां सवाल ये है कि एफआईआर में लिखा हुआ है कि छीना चड्डी में गोली लोड हो गई। अब ये कैसे हुई है तो वही बताएंगे शिंदे साहब। दूसरा, अगर अनलॉक था तो उसको लॉक करने, लॉक था तो अनलॉक करने में एक ताकत लगती है और बाकी उसकी टेक्निकल चीजें होती हैं, वो उसे कैसे पता शिंदे को? इसका जवाब नहीं। ये सारे वो सवाल बता रहे हैं जो पुलिस से पूछे गए और उनका जवाब नहीं है, बल्कि हम लोगों के रिपोर्टर जो है, बाकी रिपोर्टर ने कमिश्नर साहब से सवाल किया, उनके जवाब नहीं है। तो अनलॉक्ड पिस्टल लेके आप कैसे घूम सकते हैं? चलो जी, एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर, पुलिस वालों को। इसके बारे में आपको बताया कि अगर कभी ऐसा लगता है कि एनकाउंटर की नौबत है, मजबूरी है, तो अमूमन पहले पैर पे गोली मारी जाती है, और अगर सामने वाले के हाथ में हथियार है और आप करीब हो तो उसके हाथ पे भी आप गोली मार सकते हैं ताकि हथियार गिर जाए। लेकिन यहाँ बिल्कुल करीब से पहली गोली, एक ही गोली चली और सीधे सर में लगी। पुलिस के हिसाब से और एफआईआर के हिसाब से जो अक्षय शिंदे है, उसने मोरे का पिस्टल छीन कर पहली गोली तो पैर में लगी, इसके बाद 2 और गोली चलाई। वो दोनों गोली कहां गई पता ही नहीं, क्योंकि लगी तो है नहीं, लेकिन कहां गई उसका सबूत और सुराग पुलिस वाले ने ढूंढा ही नहीं ना, पता किया। तो ये भी अजीब बात है कि वो गोलियां गई कहां, जबकि चली 3 राउंड है, एक पैर में लगी है, 2 कहां गई ये भी पता नहीं है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब से ये छीना झपटी शुरू हुई वैन के अंदर, उस वक्त से लेके ये गोली चलने, चाहे मोरी घायल हुआ, मोरे जो एपीआई है, या फिर अक्षय के सर में गोली लगी है, वैन कभी नहीं रुकी। ये वैन भागती रही सड़क पर, और रुकी कहां? सीधे जाकर छत्रपति शिवाजी अस्पताल, जो कलावल शायद एरिया वहां पर है। अब ये कमाल की बात है, जबकि यहां पर भी ये तरीका और नियम ये होता है कि अगर शूट आउट हो गया, गोली चली, तो सबसे पहले तो आपके साथी को गोली लगी है अगर मान लीजिए, तो आप वहीं पे रोकेंगे, लोगों से मदद लेंगे या फिर फोर्स से मदद लेंगे, बैकअप लेंगे, जो लोकल पुलिस है वहां आप इन्फॉर्म करेंगे, और उसके बाद आप आके जाएंगे। लेकिन यहाँ सब कुछ होता रहा, लेकिन एक बार भी, सिवाय जब संजय शिंदे गाड़ी रुकवा कर पीछे जाते हैं अंदर वैन के, उसके बाद से ये गाड़ी सीधे अगर कहीं आकर रुकी है तो वो आकर अस्पताल में रुकी है, बीच में कहीं नहीं रुकी। अब ये वो जो सारी चीजें थी, इसी के बाद अक्षय शिंदे के जो पिता है वो पहुंच गए बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज लंबी बहस हुई, और जो हाईकोर्ट ने सारे सबूत और सारी चीजें देखी, एफआईआर की कॉपी देखी, उसके बाद जो उनके कमेंट्स हैं वो ये है कि कम से कम ये एनकाउंटर तो नहीं है। अब इसका मतलब है, जो डायरेक्ट नहीं बोल पाए कि एनकाउंटर नहीं है, तो इसका मतलब है सरकारी किलिंग, ये कत्ल है। अदालत ने सीधे सीधे सवाल पूछे कि अगर 3 गोली चली तो बाकी के 2 कहां गए? आपने उन खोखों का क्या किया? कहीं से बराबर नहीं किया, जबकि वो क्राइम सीन और प्रूफ के तौर पे होना चाहिए। आपने गोली पैर या हाथ में क्यों नहीं मारी, सीधे सर पे क्यों मारी? 4 पुलिस वाले थे, फिर भी आप चारों मिलकर उसको काबू क्यों नहीं पाए? क्यों नहीं पाए? और जो सबसे बड़ा मकसद, मोटिव ये है कि एक बड़ा केस, आदर्श स्कूल में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का ये बड़ा मामला है। अब उस मामले के बाद सारी पूछताछ आपने कर ली, उसको जेल भेज दिया, और अचानक उसकी 3-4 बीवियों में से एक बीवी सामने आकर उस पर एक एलिगेशन लगाती है, और आप आनन फानन में कहते हैं कि अच्छा इस पर भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, और आप उसके बाद कहते हो कि इसको जेल से बाहर निकालना है। तो ये जो टाइमिंग और जेल से बाहर निकालने का मोटिव और बीवी का ये कंप्लेंट, ये बड़ा शक पैदा करता है कि बाहर लाने के लिए कोई ना कोई तो एक वजह चाहिए थी। तो वजह कहीं ये बीवी की कंप्लेंट तो नहीं थी, क्योंकि बाहर लाएंगे तभी फिर एनकाउंटर होगा। इन सारे सवालों को साथ आज हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की एक तरह से बहुत खिंचाई की, और 7 दिन के अंदर बहुत सारे सवाल दिए हैं और कुछ सबूत दिए हैं, और कहा कि ये सब लेकर आप आएंगे, और हो सकता है 7 दिन बाद कोई फैसला भी सुना दे हाईकोर्ट। तो इस केस में कम से कम मुंबई पुलिस फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक दूसरा पहलू ये है कि अब हमारे देश में इस तरह के एनकाउंटर अब एक ट्रेंड बनता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अब लोगों को अदालतों पर भी शायद इतना वक्त लेते हैं, भरोसा तो रहा नहीं। हाथों हाथ इंसाफ चाहिए, सड़क पर इंसाफ चाहिए, बेशक वो पुलिस के हाथ क्यों ना हो। तो इसीलिए अब एनकाउंटर को लेकर ना सवाल किया जाता, ना उठाया जाता है, और कहा जाता है कि यही सही है। दूसरी तरफ जिस बम्बई हाईकोर्ट ने आज ये सारे सबूत और सवाल को लेकर सवाल खड़े किए,
उस हाईकोर्ट को पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े करने के साथ साथ मेरा ये मानना है कि ये अपने कम से कम बाकी अदालतों को तो ये मैसेज देना चाहिए कि अगर इंसाफ में इतनी देरी होगी तो ये जो ट्रेंड बनता जा रहा है ना, फटाफट ऑन स्पॉट इंसाफ, इसका चलन बढ़ेगा। तो इसके लिए अदालत ने बेशक महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की खिंचाई की, लेकिन जुडिशियल सिस्टम और अदालतों को भी खुद अपने अंदर गिरेबान में झांकना होगा कि ऐसे केस में अगर उतना ही लंबा वक्त लगेगा तो फिर काहे का इंसाफ, और तब ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी और लोग इस पर खुश होंगे। यही वजह है कि ये 12 अगस्त का मामला अभी भी बदलापुर में लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बदलापुर जैसे इंसिडेंट का बदला इस तरह से लिया जाए, ये क्या सही है या गलत है? आप लोग फैसला कीजिए। तो कहानी में फिलहाल इतना ही।